हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहां पे हमने अपने टॉपिक को छोड़ा था वहां से ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमने अपने लास्ट के लेक्चर्स पढ़े थे उनमें हमने देखा था कि हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको दो किस्म की सिमेट्री दिखाई थी। एक सिमेट्री थी मिरर सिमेट्री और दूसरी सिमेट्री थी फोल्डिंग सिमेट्री। तो जब हमारे पास ये दो सिमेट्रीज थे, इन सिमेट्रीज की बेसिस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। तो आज मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताऊंगा ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे ढंग से समझें और इस टॉपिक का इस्तेमाल करके आप आगे वाले जो आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक अरेंजमेंट होता है। ये एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? ये रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है। लेकिन बच्चों, इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, सबसे पहले मैं वो लिखना चाहूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा 4 रेजिस्टेंसेस। 4 रेजिस्टेंसेस एक चीज। दूसरी चीज मैं डालूंगा यहां पर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। तीसरी चीज मैं यहां पर डालूंगा की। यहां पे लिखूंगा 1 वे की। थर्ड चीज है हमारे पास 1 वे की। और यहां पे मैं लिख सकता हूं, एक और नाम दे रहा हूं, टैपिंग की। ये अलग अलग कीज होंगे बच्चों ये। और उसके बाद मैं लिखूंगा एक सेल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यहां पे सेल, या आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द बैटरी। मीन्स सेल लेंगे जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड EMF जो होगा दैट इज E। सबसे पहले इस ब्रिज को समझने के लिए हमें इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा आप व्हीटस्टोन ब्रिज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंसेस आप पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो करंट को अपोज करता है। और गैल्वेनोमीटर क्या है? यह भी एक डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो अ डिवाइस। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। मतलब गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है या वोल्टेज को मेजर करती है। यहां पे आएगा 1 वे की एंड टैपिंग की। जैसा कि आप जानते हैं की का मतलब होता है चाबी। अब आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने की को इंड्यूस करवाना है। की मींस जैसे आप की को ओपन करेंगे, की को ओपन करेंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा। मतलब सर्किट में से कोई भी करंट नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप की को क्लोज करेंगे, मींस की को प्रेस करेंगे, तो सर्किट में से करंट चलना शुरू हो जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहां पर एक और चीज लिखी, दैट इज सेल। इससे भी आप सब लोग वाकिफ हैं कि सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। तो हमने इन सब चीजों के बारे में आपको बता दिया। अब इन 4 मैंने यहां पर रेजिस्टेंस तो लिखा, लेकिन यहां पर जो ये 4 है, 4 को हम मैथमेटिकल टर्म में अगर 4 की बात करें तो वो होता है क्वाड। क्वाड इट मींस अगर मैं 4 रेजिस्टेंसेस को लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट। कितने रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट? 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट। तो हम इसका दूसरा नाम ये लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट?
क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। किसका अरेंजमेंट? रेजिस्टेंसेस का एक क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है? द क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो, आप सोचोगे कि मैंने तो खाली छोटी सी बात बोल दी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट है, लेकिन मैंने बोला रेजिस्टेंसेस के साथ साथ और क्या भी लगना चाहिए। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंसेस के साथ साथ एक गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में। उसके बाद कीज भी जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक वन वे की भी जुड़ी हुई होनी चाहिए और टैपिंग की भी जुड़ी हुई होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एक्सटर्नली एक सेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर वो कंप्लीट एक सर्किट तैयार करता है जिस सर्किट का नाम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए, इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप ये कह सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो क्या करता है, जिस सर्किट को हम एक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? इट इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। हम बोलेंगे इट इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट है? शाबाश, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। किसके अरेंजमेंट है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। और साथ में क्या डालेंगे? यहां पे अगर मैंने 4 डाल दिया तो यहां पर ऐसा लिख सकता हूं ब्रैकेट में क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट बच्चों? क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, एंड विच इज यूज्ड टू, जो किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। जो एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब सबसे पहले तो देखिए, ये तो बिल्कुल छोटा सा एक, आपको इस चीज से बेहतर तो ये होगा कि आप चीजों को ज्यादा समझें, क्योंकि ये बुकिश नॉलेज है। मतलब आप किसी भी वे में अपने तरीके से लिख सकते हैं। पहली बात तो हमें ये समझ आना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसा है। तो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं यहां पे बनाऊंगा, और जो ये 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, इन 4 में से जो 3 रेजिस्टेंसेस होते हैं वो नाउन होते हैं, उनकी वैल्यू हम सबको मालूम होती है। और एक रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज अननाउन, उसकी वैल्यू को हमें मालूम करना पड़ता है। इट मीन्स मैं अगर यहां से एक क्वाड्रिलेटरल मैनर में 4 रेजिस्टेंसेस को जोड़ दूं तो देखिए कुछ इस तरीके के दिखेंगे। ये आ गया 2, और यहां से ये जो चीज मैंने दिखा दी, मैंने अभी अभी लिखा था कि एक गैल्वेनोमीटर भी होगा, और यहां पे दिस इज द 3rd वन, और यहां से ये 4था रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, 4 रेजिस्टेंसेस को जोड़ दिया है। सपोज दिस रेजिस्टेंस इज P, और इस रेजिस्टेंस का नाम रख देता हूं मैं Q, इसका नाम रख देता हूं R, और इसका नाम रख देता हूं S। ओके, अब ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर R1 लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, जो आप बुक कंसल्ट कर रहे हो तो वहां पे जो होगा आप वो लिख सकते हैं। बट मैंने चूज किया है P, Q, R एंड S। इस वाले पॉइंट को मैं लिख देता हूं बच्चों A, इस वाले पॉइंट को लिख देता हूं B, इस वाले पॉइंट को C, एंड दिस पॉइंट इज D। अब ये जो बीच में मैंने एक चीज दिखाई है, दिस इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर। यहां पर कौन सी चीज कनेक्ट होगी बच्चा? यहां पर कनेक्ट होगा एक
G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज गैल्वेनोमीटर। अब यहां पर क्या है, तो देखिए जो मैंने डायग्राम आपको दिखाई है, ये डायग्राम ही इसी के बारे में अभी लिखा है कि यहां पर 1 2 3 4 इट इज द अरेंजमेंट। क्या है? एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है जिसमें कितने रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं? 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। और किस मैनर में लगे हुए हैं? क्वाड्रिलेटरल मैनर में लगे हुए हैं। इस टेक्निक को, इस ब्रिज को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब ये लाइन आपकी समझ के थोड़ी बाहर हो गई, मतलब ये लाइन समझनी है। ये लाइन है क्या? इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इन 4 रेजिस्टेंसेस में से कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू नहीं दी होगी, वो वैल्यू अननोन होगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा P, Q, R and S are those रेजिस्टेंसेस। ये वो रेजिस्टेंसेस हैं बच्चा जिनके जो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन नेटवर्क बना रहे हैं। इनमें से P एंड Q जो होंगे ये नाउन होंगे। नाउन मींस इनका वैल्यू हमें मालूम होगा। P और Q का वैल्यू हमें मालूम होगा। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं these are noun, means these are known to us। इनका वैल्यू हमें मालूम है। सपोज वहां पे 2 ओम हो सकता है, 2 ओम हो सकता है, 3 ओम हो सकता है, 5 ओम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स these are known resistors, are known resistances। लेकिन साथ में मैं लिखूंगा इनके लिए फिक्स्ड, या किसी बुक पे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड। फिक्स्ड मींस इनके वैल्यूज को तुम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर यहां पर 2 ओम है तो इट विल बी 2 ओम, अगर यहां पर 3 ओम है इट विल बी 3 ओम। आप इनके 2 ओम को बढ़ा नहीं सकते, इसके 3 ओम को घटा नहीं सकते। इट मींस द वैल्यूज ऑफ दीज 2 रेजिस्टेंसेस आर फिक्स्ड एंड नाउन टू अस। ओके, ये वाली चीज समझ आ गई। दूसरा आपके पास है R। आप कहेंगे जो ये R रेजिस्टेंस है ये भी हमारे लिए नोन है, मतलब इसको भी हम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रखेंगे, इसको हम लोग वैरी कर सकते हैं। इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसे हम इसको चेंज करना चाहें। इट मींस इसको बोलेंगे इट इज ऑल्सो नाउन रेजिस्टेंस। नाउन रेजिस्टेंस, लेकिन कैसा है बच्चा? ये है वेरिएबल। ठीक है, अब जो 4 रेजिस्टेंस मैंने जोड़े थे उनमें से 3 के बारे में हमें मालूम पड़ गया। 3 जो है कलेक्टिवली 3 के 3 क्या है बच्चों? 3 के 3 नाउन है, जिसमें 2 जो है फिक्स्ड है और 1 जो है वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद बात आती है बच्चों किसकी? एस की। ये वाला एस, इस वाले रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सारी की सारी गेम है। ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसका मतलब यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं अननोन रेजिस्टेंस। शाबाश, अननोन रेजिस्टेंस। ये वाला कौन सा आ गया? इट इज वेरिएबल रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। और ये कौन से आगे? ये आगे नाउन रेजिस्टेंसेस, बट कैसे हैं? फिक्स्ड वैल्यूज के हैं, ये फिक्स्ड हैं। तो एक चीज शायद आपको समझ आ गई हो कि 4 में से 2 नाउन विद फिक्स्ड वैल्यूज, एक नाउन बट वेरिएबल, इसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए हमने बोला
ये जो इस तरीके का दिखने वाला कोई भी अरेंजमेंट होगा, दैट अरेंजमेंट विल बी व्हीटस्टोन नेटवर्क। इस तरीके का दिखने वाला, इसका मतलब कहीं ना कहीं, अब इसको आप सोच रहे होंगे कि आपने 4 रेजिस्टेंसेस लिखे थे, फिर आपने गैल्वेनोमीटर लिखा था, फिर उसके बाद आपने कीज वगैरह लिखी थी, तो वो कहां चली गई? ठीक है, अब मैं जोड़ता हूं इसको, एक्सटर्नली सर्किट को जोड़ देता हूं। अब इसका मतलब अगर आपने ये सब कुछ लिख दिया हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे इसको मैं काट देता हूं और यहां पर ये ठीक एक्सटर्नली इसको जोड़ता हूं, एक्सटर्नली सर्किट को जोड़ता हूं। यहां से मैंने इसको जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ना है बच्चों? आप जानते हैं, इसको किसी सेल के साथ जोड़ना है, या जिसका दूसरा नाम बैटरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका ईएमएफ होगा ई के बराबर। और इसके बाद जो है यहां पर मैं एक की मानता हूं, दिस इज की एंड की नंबर 1। ओके, और इसको दोबारा से जोड़ता हूं किसके साथ बच्चों? यहां पे सी सर्किट के साथ। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि यहां पर जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से करूं, यहां पर एक की यहां पे बना दूं तो कोई मसला नहीं है, यहां पर एक की और बना दी मैंने। ठीक है, लेट इट बी की नंबर 2। ओके, इसका मतलब ये पूरा सर्किट तैयार हो गया अब। ठीक है बच्चों, अब अगर पूरा सर्किट तैयार हो गया है तो आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या चलता है बच्चों? करंट चलता है। लेट इट बी आई। अब बच्चों आप जानते हो, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि सेल जितना करंट देता है उतना ही करंट वापस लेता भी है। इसका मतलब यहां से कितना करंट वापस आएगा? आई करंट वापस आएगा। अब हम देखते हैं कि यहां से करंट गया और इस ए पॉइंट के पास करंट कितने हिस्सों में बंट गया? करंट 2 हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, तो यहां वाला हिस्सा कौन सा है बच्चों? इस वाले हिस्से को मैं मान लेता हूं I1। I में से यहां से I1 गया, तो यहां से कितना जाएगा बच्चा? जरा बोलेंगे शाबाश। यहां से जाना चाहिए I माइनस I1। कोई डाउट? I गया था, यहां से I1 ऊपर चला गया और I माइनस I1 नीचे आ गया। ओके, इसका मतलब अब इस वाले पॉइंट पर हम दोबारा से फंस गए, और इस वाले पॉइंट पर फंसे नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहां पर। और कैसे करेंगे वो मेन बात है। अब बात आती है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल की। ये तो था व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो आपने ब्रिज के बारे में थोड़ा सा पूरी कहानी लिख दी। लेकिन अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो वो डिफरेंट चीज है। अब इसका मतलब ये लिख दिया बच्चों आपने, वो चीज समझ आ गई। अब मैं आगे नहीं बढ़ा, अभी मैं खाली इसको क्या बोलूंगा, इसका अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिख दूंगा यहां पर कि प्रिंसिपल क्या कहता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहता है कि जो रेजिस्टेंस बचा है ना, इसमें से 4 में से एक रेजिस्टेंस ऐसा है जिसके वैल्यू को तुम लोग चेंज कर सकते हो। ओके, अब हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये चीज है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है? इस तरीके के नेटवर्क्स आप सबने देखे हैं। अब वो जो नेटवर्क देखा है ना, उसमें आप कौन सा लॉ लगाते थे? उसमें आप किरचॉफ के लॉज लगाते थे। अब वो किरचॉफ के लॉज क्या होते थे? एक आपके पास करंट लॉ होता है और दूसरा आपके पास वोल्टेज लॉ होता है। मतलब अभी तक आप KCL एंड KVL को यूज कर रहे थे, और वो चीज तुम यहां पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन बात क्या है कि आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले नोटिस करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये लगा है, और यहां से कुछ करंट आता है या नहीं आता, वो देखने वाली बात है। हमें यह सिखाया जा रहा है कि ये जो R है ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल रजिस्टर को कुछ इस तरीके से भी दिखाया जाता है बच्चों। मतलब आपके पास किसी रेजिस्टेंस को अगर ऐसे दिखाया जा रहा है तो वो फिक्स्ड है, और किसी रेजिस्टेंस को अगर ऐसे दिखाया जा रहा है तो वो वेरिएबल है। ओके, इसका मतलब इसको दिखाया रहा वेरिएबल। अब हमने देखना है
कि ये तो फिक्स थे, इसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और कब तक चेंज करेंगे, सवाल वो है। ये बोला गया कि अगर आप लोग की को क्या कर दे, प्रेस कर दे, इस की को प्रेस कर दे, बोलो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, शाबाश, की को प्रेस करेंगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज हो गया, चलो जी क्लोज कर दिया, अगर सर्किट क्लोज हो गया तो करंट चलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले मैंने दो कीज रखी हैं, एक की नंबर 1 और एक की नंबर 2, दो कीज रख दी है, ठीक है। अब दो कीज रखे हैं तो आपकी इस की प्लेसमेंट अगर ऊपर भी रखना चाहिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने नीचे रखा, आप ऊपर भी रख सकते हैं, पर डिफरेंस आप डाल देंगे, मेन बात वो है। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट किसको प्रेस करूं बच्चों, की 1 को, और उसके बाद किसको प्रेस करूं बच्चों, सेकंड किसको प्रेस करूं, इसको करूं प्रेस, और उसके बाद भी अगर क्या चीज देखी जाए, उसके बाद भी अगर यह चीज देखी जाए कि गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाई। कुछ समझ आया बच्चों? मैंने क्या कहा, ऑन प्रेसिंग दीज की, इस की को प्रेस करने के बाद, उसके बाद इस की को भी प्रेस करने के बाद क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यह होना चाहिए था कि इधर से भी कुछ करंट चलता। लेकिन अगर कीज को प्रेस करने के बाद भी यह देखा जाए कि गैल्वेनोमीटर जैसा का वैसा ही रह गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, तो ये जो ब्रिज होगा ये बैलेंस्ड ब्रिज कहलाया जाएगा। अब समझ आया? इसका मतलब अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो एक नई चीज लेके आया। वो क्या लेके आया कि मैं तब बैलेंस्ड कंडीशन में देखा जाऊंगा, कब देखा जाऊंगा, तब देखा जाऊंगा जब ये पूरे सर्किट की कीज को क्या कर दिया जाए, प्रेस किया जाए, शाबाश, प्रेस किया जाए, और उसके बाद क्या नोटिस किया जाए कि जो गैल्वेनोमीटर है वो तब भी क्या नहीं कर रहा बच्चों, डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब इस ब्रांच में से क्या नहीं है, इस ब्रांच में से करंट ही नहीं है। तो उस प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई डाउट? बोले क्या लिख सकते हैं इसके लिए बच्चों, शाबाश, बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, शाबाश। अगर आपने अपनी भाषा में लिखना हो कैसे लिखोगे, हम बोलेंगे when we press key number 1, किसको प्रेस करेंगे बच्चों, की नंबर 1, and then close or press की नंबर 2, क्या होना चाहिए था, करंट चलनी चाहिए थी और गैल्वेनोमीटर में क्या होना चाहिए था, डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, पर हुई नहीं। अगर नहीं हुई, सवाल यह है, होनी चाहिए थी पर अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, सवाल वो है। हम बोलेंगे की क्लोज कर दिया, इफ, आप लिख सकते हो बच्चों में, इफ, अगर, इफ द गैल्वेनोमीटर shows no deflection, then the bridge is said to be balanced। अब बच्चों तुमको समझ आ गया, शाबाश, बोलो आया समझ। अगर कोई बोले कि व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज तब ही बैलेंस होता है जब गैल्वेनोमीटर में से करंट ना चले, नहीं चलेगी तो तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? इट मींस व्हाट इज द कंडीशन, बच्चा कंडीशन क्या होनी चाहिए, शाबाश मेरे बच्चों, बोलेंगे व्हाट शुड बी द कंडीशंस फॉर द बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप बोलेंगे, ये लिखेंगे ना बच्चा, यही याद रखेंगे मेन वाली बात, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ओके, इट मींस ये तब ही नहीं कर सकता जब गैल्वेनोमीटर में से चलने वाली कोई करंट, लेट दैट करंट बी आईजी, लेट दैट करंट बी आईजी, अगर आईजी हो ही ना, अगर आईजी क्या हो जाए बच्चों, एब्सेंट हो जाए, तब जाके ही व्हीटस्टोन ब्रिज किसकी तरह ट्रीट करेगा, बैलेंसिंग कंडीशन की तरह ट्रीट करेगा। एनी काइंड ऑफ डाउट? शाबाश। अब देखो, अब आईजी एब्सेंट कब हो सकता है मेरे शेरों, शाबाश। आईजी एब्सेंट तब ही हो सकता है
जब बी पॉइंट और डी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम हो। अगर इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगी, 0। अब इसके बाद मेरे बच्चों लिख सकता हूं मैं ऐसा, देखो जहन से देखना बहुत आसान है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल। ये कब पॉसिबल है मेरे बच्चों, ओनली पॉसिबल इफ द पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। जब बी और डी के ऊपर पोटेंशियल बराबर होगा, उस ही वक्त किसके बराबर आएगी बच्चों, उस वक्त ही करंट इसमें से नहीं चलेगी। तो हम बोलेंगे दैट इज वी बी किसके बराबर होना चाहिए, वी डी। तो बच्चों कभी भी आपसे कोई पूछे कि बोलिए गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करा रहा तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस है या नहीं है, जवाब शुड बी इट इज बैलेंस्ड। अगर कोई बोले कि बी और डी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो क्या ब्रिज बैलेंस है, यस ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हाई, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टू पॉइंट्स विल बी 0। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, कोई फ्लो नहीं होगा। कोई डाउट बच्चों, ये कंडीशन हमने सीख ली। इसका मतलब पहली बात तो ये बोली, और दूसरी ये बोली कि बच्चों ये जो होते हैं ना, ये बाजू है, दिस इज कॉल्ड द बाजू, है ना। तो बाजू को इंग्लिश में बोलते हैं आर्म्स, ठीक है। बोलिए बच्चों यहां पर कितने आर्म्स दिख रहे हैं आपको, यहां पर दिख रहे हैं, देखो एक बाजू ये दिख रही है, एक बाजू ये दिख रही है, एक बाजू ये दिख रही है, एक बाजू ये दिख रही है। अब आप सोच रहे हैं बच्चों कि ये बाजू की बात क्यों नहीं की सर आपने, क्योंकि इस बाजू के बारे में तो हमने बात ही नहीं करनी ना। क्यों नहीं करनी, क्योंकि ब्रिज को जब बैलेंस करना है तो इसके बारे में हमने बोलना है कि इसमें से कोई करंट नहीं चल रही, तो फिर ये आर्म की तरह ट्रीट नहीं करेगी। कोई डाउट आया समझ? इसका मतलब यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस है, शाबाश, कौन सा रेजिस्टेंस है, बोलिए नाउन रेजिस्टेंस है और फिक्स्ड वैल्यू का। यहां पर कौन सा है, नाउन रेजिस्टेंस फिक्स्ड वैल्यू का। इसका मतलब दीज आर्म्स आर नाउन आर्म्स। कैसी आर्म्स है बच्चों, ये नोन आर्म्स जिनको हम जानते हैं, ओके, आर फिक्स्ड आर्म्स, ओके। और जो इन नोन आर्म्स का रेशियो होता है ना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, इसको बोला जाएगा रेशियो आर्म्स। कौन सी, ये रेशियो आर्म्स, मतलब P अपॉन Q को क्या बोला जाएगा, रेशियो आर्म। कौन सी रेशियो आर्म बच्चों, लेकिन फिक्स्ड रेशियो आर्म। कौन सी रेशियो आर्म बच्चा, फिक्स्ड। क्लियर हो गया। अब आपके पास R है, R क्या है जरा बोलेंगे, R है वेरिएबल। मतलब मुझे एक बात बोलो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कब सेम हो सकता है, सोचो सोचो जरा, शाबाश सोचो, कब सेम हो सकता है, जब इस रेजिस्टेंस के साथ हम छेड़खानी करेंगे, इसको वैरी करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट्स वाई इसको क्या रखा गया है, वेरिएबल रखा गया। ओके डन। ये कंडीशन अगर आपको समझ आ गई तो उस वक्त देखा जाता है कि जो ये रेशियो आर्म्स है ना बच्चों, P अपॉन Q, ये वाले रेशियो आर्म जो है, तो वो भी बैलेंसिंग कंडीशन के लिए डाला गया। ये बोला गया बैलेंसिंग कंडीशन तब ही पॉसिबल है जब P अपॉन Q किसके बराबर हो, R अपॉन S के बराबर हो। ये याद रखना है बच्चों आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ आ गया होगा। मतलब कोई पूछे व्हाट इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट शुड बी व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ the galvanometer shows no deflection, that is through the galvanometer, that is Ig is absent, and it is only possible if the potential at B is equals to the potential at D, and this is only possible whenever we change or vary our resistance R, which is called the variable resistance. And one most important condition is that this balancing condition should be satisfied, that is P upon Q should be equals to R upon S. Let us check this condition. अब हम किसको चेक करेंगे बच्चों, इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। किस कंडीशन को प्रूव करेंगे, P अपॉन Q किसके बराबर होना चाहिए, R अपॉन S के बराबर आना चाहिए। चलो जी, अब आपने पढ़ा है
शाबाश, इसको मिटा दूं मैं, लिख दिया आपने, ओके। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना आप जहन से देखेंगे मुश्किल नहीं है। अब आप रिस्पॉन्स करेंगे, नॉट अ बिग डील, रिस्पॉन्स करेंगे, ओके। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये है ना A B C and D, तो बच्चा अब देखो, अब मैं कंसीडर क्या करता हूं, मैं कंसीडर करता हूं कि यहां पर कुछ पोटेंशियल है। अब मैं इस की को कर दो बच्चा क्लोज, ओके, ये भी क्लोज कर दी, ओके। यहां पर अगर हमने की क्लोज कर दी है तो लेट करेंगे और उस कंडीशन को बाद में डालेंगे, क्योंकि हमें वो P अपॉन Q किसके बराबर प्रूव करना है, R अपॉन S। इसका मतलब हमारी बैलेंसिंग कंडीशन, शब मेरे बच्चों, बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन है P अपॉन Q किसके बराबर, R अपॉन S। करते हैं मेरे बच्चों प्रूव, इसको करें, इसको प्रूव, ओके। ये जो सर्किट है, अब ये KCL और KVL हम यहां पर अप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको KCL और KVL अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। अब हम यहां पर जैसे करेंगे, 4 रेजिस्टेंसेस रखें, ठीक है। अब क्या इसको लगाने की जरूरत है बच्चों, ये वाला एरो नहीं, अब आपको मालूम है ना, अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। मैं लेट करता हूं कि करंट I1 यहां पर पहुंची, ओके, और B पॉइंट पर वो बंट गई 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बंट गई बच्चों, 2 हिस्सों में, मतलब एक यहां पर चली गई और एक यहां पर चली गई। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पे जाके तो नीचे भी गई और इधर भी गई, इस वाले पॉइंट पर क्यों नहीं गई, उस वाले पर क्यों गई। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, कि इस वाले ये ऐसा सिलसिला इधर भी तो हो सकता था, ऐसे इस तरीके से, मैंने ऊपर से क्यों लिया, शाबाश, लगाइए जोर दिमाग पे। मैंने ऊपर से इसलिए किया क्योंकि मैंने कंसीडर किया बच्चा कुछ, मैंने क्या कंसीडर किया है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर किया है। मैंने कहा है कि B और D वाले पॉइंट्स पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, या तो इस पर ज्यादा है या तो इस पर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन किस पर वही तो डिपेंड है, वो सवाल है आपके लिए, ये आपके लिए सवाल है कि V एट B ज्यादा रखा है मैंने या V एट D ज्यादा रखा है। क्लियर है बच्चों। तो अगर आप D को ज्यादा रखोगे या B को ज्यादा रखोगे, उसी की बेसिस पर डायरेक्शन चूज करेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि B से ये चीज नीचे आ रही है, ओके। बोलिए बच्चों, I1 जो है, I1 कितने हिस्सों में टूटा, 2 हिस्सों में। लेट इस साइड आने वाली करंट है IG, क्योंकि नीचे क्या है, गैल्वेनोमीटर, ओके बच्चा। अब I1 IG इधर चला गया तो इधर कितना बचेगा, शाबाश बोलेंगे, शाबाश, गुड, I1 माइनस IG, दिस इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस Q। अब बच्चों I माइनस I1 अगर इधर पहुंचा, इधर से ऊपर नहीं लेके जाना, नहीं ना लेके जाना बच्चा, बोलो ऊपर से कौन आ रहा है नीचे, IG, शाबाश। इस वाले पॉइंट पर ये दोनों इकट्ठे हो गए, आप जानते हो KCL है ना बच्चों। बोलो इधर कौन सा जाएगा, शाबाश शेरो, इट बिकम्स I माइनस I1 प्लस IG, एनी काइंड ऑफ डाउट, समझ आ गया बच्चा। और इधर कौन सी आ रही है वापस, I1 माइनस IG। अब आप जानते हो कि इस वाले पॉइंट पर भी कौन सा लॉ लगेगा, KCL। तो इसको प्लस करके दोबारा I बचेगा, देखो I1 कैंसिल, IG कैंसिल, और दोबारा I बचेगा, ओके। ये आप अपनी नॉर्मल क्लासेस में पढ़ चुके हो। चलो बच्चों, अब सारे के सारे जो यहां पर प्रेजेंट भी है उनको भी, और जो अभी घर से देख भी रहे हैं उनको भी मैं कहता हूं कि थोड़े से हम यहां पे कौन से लॉ लगाएंगे जो हमने क्लासेस में पढ़े हैं, दैट इज KCL एंड KVL। तो हम किरचॉफ्स लॉज की मदद से व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को प्रूव करते हैं, ओके। ओके बच्चों, कितने लूप दिख रहे हैं यहां पर, 2 लूप, ये लूप है, ये भी है, वो तीसरा भी हो सकता है, लेकिन हम कौन सा लेंगे बच्चों, 2 लेंगे, क्योंकि 2 से हमारी ये कंडीशन मिल जाएगी। आप बोलिए आप कौन सा लेना चाहते हैं, शाबाश बोलिए बच्चों, A B D A, ओके। आप लेना चाहते हैं A B D A, मुदस्सिर बेटा ठीक है, यही वाला ले ले, इसी को ले ले, ओके। अगर
मुबशर बेटा, अगर आप ये चाहते हैं ए डी बी ए तो कोई मसला नहीं है, मतलब कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब मैंने ये ले लिया, डन। ये मैंने आपको सिखाया भी है कि आपके पास ये चॉइस होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें या क्लॉकवाइज ले लें। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? शाबाश, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, चलो इसको लेते हैं। और मैंने बताया भी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो रेजिस्टेंस और करंट अगर सामने आ जाए, पाथ का एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है या पॉजिटिव। अगर सेम में आ जाए तो नेगेटिव, अगर अपोजिट में आ जाए तो पॉजिटिव। ओके, चलो बच्चों, P रेजिस्टेंस है और करंट है I1, डन। तो कौन सा साइन कैसा आएगा बच्चों? शाबाश, साइन विल बी नेगेटिव बिकॉज द पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ओके, यहां पे आ जाएगा अप्लाइंग कौन सा लॉ बच्चा? शाबाश, अप्लाइंग KVL फॉर कौन सा लिया हमने? A B D A, A B D A। एनी काइंड ऑफ डाउट? बोलो बच्चों क्या आएगा? KVL लगा रहे हैं, इट मींस I1 और साथ में मैं P लिख दूं बच्चों, I1 इंटू P, लेकिन साइन कौन सा डालना है? नेगेटिव। ऐसा लिख सकता हूं, नेगेटिव I1P। एनी काइंड ऑफ डाउट? बच्चा दूसरा कौन सा है? शाबाश, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर है तो साइन दोबारा से कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज पाथ और वो डायरेक्शन सेम है। इट मींस माइनस IG। अब फंसे थोड़ा सा। क्यों फंसे बच्चों? क्योंकि तुमने सोचा कि अभी तक तो रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस क्या है? तो गैल्वेनोमीटर भी अपने आप में एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। और डिवाइस का भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। लेट दैट इंटरनल रेजिस्टेंस भी G। उस रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? G। मतलब ये जो G है ना गैल्वेनोमीटर, ये G भी किसकी तरह ट्रीट कर रहा है बच्चों? ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। एनी काइंड ऑफ डाउट? चलिए बच्चों, ओके, जोश है? अब देखो यहां पे पहुंचे, उसके बाद ये तीसरा जो रेजिस्टेंस है ये सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द साइन विल बी पॉजिटिव। इट मींस प्लस व्हाट शुड बी द करंट हियर? I minus I1 into R is equals to 0। समझ आया बच्चों? अगर इसको एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन कर दे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। इसको लिख सकता हूं मैं I1P प्लस IGG माइनस I1 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। बच्चों एनी काइंड ऑफ डाउट? It is equation number 1. We have taken the loop number 1. It is your choice, dear students, whether you want to take it as clockwise direction or you want to take it as in anti-clockwise direction. It will be your choice, definitely your choice, but just apply the rules, the sign convention here, okay? It means now applying the KVL for next loop. Next loop, what will be the next loop? अब बोलिए गाजी, आपका नेक्स्ट लूप आपसे लेंगे, ठीक है? अप्लाइंग KVL फॉर कौन सा लेंगे गाजी? BCDB। नाउ यू आर अगेन चूजिंग द क्लॉकवाइज पाथ, ठीक है? नो प्रॉब्लम, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। इट मींस BCDB, ओके? इट इज दैट पाथ। नाउ अप्लाइंग द KVL हियर, इट मींस द पाथ इज सेम हियर, द पाथ इज सेम, the direction will be the negative direction, will be sign will be negative here. What will be the sign? It means minus I1 minus IG into what is the resistance there? Q. I1 minus IG into Q, the sign will be negative. Now next resistance is here. If next resistance is here, then what means? It means यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर साइन आना चाहिए पॉजिटिव, ऑपोजिट हो गया। प्लस the current is I minus I1 plus IG into S. Okay, now this is the third resistance and the direction is again opposite. It means the sign will be positive, plus IGG is equals to 0.
Any kind of doubt? Now we can take the positive sign here and this can be written as, कैसे आ जाएगा बोलो जरा, I1 minus Ig into Q, okay, minus I1 plus Ig into S minus Ig into G equals to 0. This is equation number 2. Okay? Is it okay? Yes, sir. Now dear students, we can apply these laws only. कब कर सकते हैं यार, जरा बोलेंगे आप? ये तो तभी कर सकते हैं ना जब वो क्लोज पाथ बन जाए। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि इस वाले करंट को अगर इस वाले पाथ में से मैं क्या ना करूं बच्चों, जरा बोलेंगे, अगर इस वाले पाथ में से मैं करंट ना चलाऊं तो तब जाके ही तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा। तो क्या लिखेंगे, शाबाश, डोंट मेक अ नॉइज। देखो बच्चों, यहां पे मैंने नेगेटिव डाला ना, माइनस डाला, इसको प्लस लिख सकता हूं एज इट इज, इस प्लस को मैं क्या कर सकता हूं माइनस, इस प्लस को क्या कर सकता हूं माइनस, बाकी एज इट इज लिखा है। ओके, बोलिए बच्चों, मैंने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर क्या करना चाहिए बच्चों, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करना चाहिए। अब अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन कब शो कर सकता है, जब गैल्वेनोमीट्रिक करंट क्या हो जाए, 0। ठीक है बच्चों, यहां पर लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर कैन शो द 0 डिफ्लेक्शन इफ Ig इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? अब क्या करेंगे बच्चों, शाबाश, जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो भी करते रहे, Ig को 0 डालेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में भी और इक्वेशन नंबर 2 में भी। बोले क्या आएगा, पुटिंग Ig इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चलो जी, यहां पर लिख दो बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा I1 इंटू P, ओके, प्लस, देखो बच्चों, Ig को मैंने 0 डाला, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0, 0 माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। एनी काइंड ऑफ डाउट? देखिए बच्चा क्या हो जाएगा, अब I1P, अब ये देखिए, इसको ऐसा लिख सकता हूं, I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। इसको उस साइड ले लेते हैं बच्चा, क्या दिखेगा, I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3। इज इट ओके? चलिए बच्चा लोग, अब हमने Ig को 0 पुट किया है इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम क्या कर सकते हैं मुबशर बेटा, अब वही चीज हम इक्वेशन नंबर 2 में भी डालेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि क्या होगा। शाबाश, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, व्हाट इट बिकम्स मैन, बोलिए शाबाश, सेकंड तो ये है ना, I1 माइनस 0 Ig इज इक्वल्स टू 0 इंटू Q माइनस I माइनस I1 प्लस 0 इंटू S माइनस 0 इक्वल्स टू 0। एनी काइंड ऑफ डाउट? इट्स वेरी सिंपल। नाउ I1 इंटू Q, I1Q, ओके, दिस इज माइनस I माइनस, गुड, I माइनस I1 into S equals to 0. Now this can be written as I1Q equals to I minus I1 into S. Now it is equation number 4th man. Now dividing 3rd by 4th. Now dividing equation number 3 by equation number 4. It is I1P divided by I1Q is equals to I minus I1 into R divided by I minus I1 into S.
I1 gets cancelled, this gets cancelled, P upon Q equals to R upon S. This is the required condition, man. Now it means we can say that the galvanometer shows zero deflection only when there will be no current. Whenever the potential at the 2 points will be same. If the potential at the 2 points will be same, then their difference will be zero and no current will flow through the path. Okay. On applying the KVL for both the loops, we are able to achieve the two equations, equation number 1 and equation number 2. And after that, on applying the condition for the balancing of Wheatstone bridge, we are able to tell that whenever this ratio is equal, then bridge is said to be balanced. अब बच्चा, हमारे पास 3 चीजें आई, ये पूरी कहानी के पीछे सिर्फ 3 चीजें आई. आपने लिख दिया बच्चों, और उम्मीद कर रहा हूं बाकी सबने लिख दिया होगा. यहां पे अब मैं इसको मिटा के सिर्फ 3 चीजें लिखूंगा और उसकी बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए. इट्स इन द वीडियो एज वेल, वीडियो में भी होगा, आप वहां से देख लेंगे. ओके, okay dear students, don't make a noise. Okay, now what are the conditions for balancing the Wheatstone network, man? There are mainly the conditions, that is the ratio of their resistances, ratio arms is equals to is same. Okay, it means अगर बच्चों मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, ओके, ये पहली चीज. अगर मैंने यहां पर A लिख दिया, C, B एंड D. ओके, और देखिए यहां पर क्या दिया जा रहा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है बच्चों. ठीक है, जस्ट टेल मी द वैल्यूज मैन. यहां पे कोई भी वैल्यूज आप डाल सकते हैं. लेट अस टेक द वैल्यूज. 2 ohm, this is 4 ohm, this is 6 ohm, this is 12 ohm. 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm, and after that you can choose the value 30 ohm here. Okay, now this is Wheatstone network. Instead of that galvanometer, we got the resistance of 30 ohm here. जो पहले हमारे डायग्राम में क्या दिख रहा था, गैल्वेनोमीटर दिख रहा था, अब उसके बदले हमने यहां पर 30 ओम रख दिया है. क्या दिखेगा? शाबाश, इसको बाहर कर देते हैं. ओके, चलिए पहले तो इसको समझेंगे. ये है क्या? ये है, आप बोलेंगे कि सर ने हमें बोला कि दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस होता है. लेट अस चेक दैट कंडीशन कि ये व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस्ड है या नहीं है. ओके, तो सबसे पहले बड़े बड़े लफ्जों में क्या लिखेंगे? चेक करेंगे. ओके, चेक करेंगे कि ये आपके पास जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज बैलेंस्ड और नॉट. तो सारे के सारे चेक कर दीजिए. शाबाश. 2/4 किसके बराबर आ जाएगा? 2/4 इक्वल्स टू 1/2. ओके, 6/12, 6/12 equals to 1/2. Yes, these both are equal. It means this network is balanced. अगर कभी भी आपको कोई बच्चा कोई ऐसा बोले कि आपके पास कोई सर्किट दे दिया बना के और बोला जाए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस है या नहीं है, व्हाट विल बी योर आंसर? तुम बोलोगे ये बैलेंस है. क्यों है? बिकॉज द रेशो 2/4 इज इक्वल्स टू द रेशो 6/12. ओके, अगर इसके बदले बच्चों ऐसा सवाल होता, ओके, समझ आ रहा है? चलिए यहां पे अगर मैं लिखूं जो अभी आप बोल रहे थे A, B, C एंड D, और यहां पे दोबारा से बच्चों में कितना रख दूं? 30 ओम रख दूं. ओके, अब बोलिए बच्चों, सपोज यहां पे होता है 2, यहां पे होता है 4 और यहां पे होता है 6, बट यहां पे होता है 18. अब देखिए बच्चों, दोबारा से सवाल पूछा जा रहा है, यही सवाल. चेक कीजिए क्या ये नेटवर्क
जो कोई भी नेटवर्क जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस के साथ साथ 5वां या 6 रेजिस्टेंस आपको दिखे, तो आपकी सोच कहां जानी चाहिए? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ जानी चाहिए। और पूछा जाए, बोलो कि ये अगर ये बोला जा रहा है कि चेक वेदर दिस व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड और नॉट, आपका आंसर होना चाहिए हां भाई ये कोऑर्डिनेटर अरेंजमेंट में तो है, 1 2 3 4 सब कुछ है, लेकिन अब चेक करते कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? 2/4 आता 1/2, बट 6/18 1/2 नहीं आता। इट मीन्स 2/4 इक्वल्स टू 1/2, but 6/18 equals to 1/3. These are not equal. It means this circuit is not balanced. Okay? ये आ गया, ये बैलेंस सर्किट नहीं है। और ये सर्किट कैसा है? बैलेंस है। अब देखिए बच्चों, अब कमाल वाली बात है। अगर सर्किट बैलेंस है, अगर सर्किट बैलेंस है तो क्या होगा? शाबाश, सर्किट बैलेंस है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे। और अगर सर्किट बैलेंस नहीं है तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर पोटेंशियल सेम नहीं है तो करंट चलेगा, है ना बच्चों? अब पता है आपको करंट कहां से हायर टू लोअर चलता है या लोअर टू हायर चलता है, वो आपको पता है। और मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन पूछा भी था उसका जवाब भी दे रहा हूं साथ साथ में। क्लियर है बच्चों? तो अब इस वाले केस में सारे जो आर्म्स हैं उनमें से क्या चलेगा? करंट चलेगा। पर इस वाले केस में, शाबाश, इस वाले केस में ये जो ब्रांच होगी इसमें से कोई भी करंट नहीं चलेगा। ओके? तो बोलिए अब इसका देखो, न्यूमेरिकल करवा रहा हूं बच्चों। पहला तो मैंने ये समझा दिया चेक वेदर। अब दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा आ सकता है यही सर्किट है, यही सर्किट है और पूछा जा रहा है कैलकुलेट, लिख दीजिए बच्चों, कैलकुलेट द टोटल effective resistance in between A and C. It's a खत्म क्वेश्चन नाउ, इसमें कुछ बचा ही नहीं। देखिए बच्चों, मैंने सेकंड लेवल पे लेके गए इस सवाल को। हमने सीखा बच्चों, देखा कि 2/4 6/12 के बराबर है। इट मींस इसमें से कोई करंट ही नहीं चल रहा। लेट अस टेक सम सोर्स हियर। यहां पे कोई सोर्स लेते हैं। मैंने कहा ए से लेके जाओ कुछ करंट, लेके गए भाई। ए से सपोज मैंने क्या लिया बच्चों? आई करंट लिया। अब बोलो इस पाथ पर आके करंट कहां जाएगा? सपोज कोई पाथ इधर चला गया, लेट इट बी I1। ओके बच्चों, यहां से क्या जाएगा? शाबाश, I माइनस I1। बट बच्चों यहां पे तो कहीं बंटने वाला ही नहीं, क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं। इसका मतलब ये छुप के कैसा सर्किट बनने वाला है? इस तरीके का। ओके? बोलिए बच्चों, I1 के सामने एक रास्ता इधर तक, ओके, और इसके सामने एक रास्ता इधर तक। बोलिए बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर? शाबाश, ये दोनों आगे किस में बच्चों? सीरीज में। और ये दोनों किस में बच्चों? सीरीज में। और इनका आंसर किस में बच्चों? पैरेलल में। बोलिए क्या आंसर होना चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए, ये A 1 2 1 2, यहां पर 2, यहां पर 4, ठीक है बच्चा, यहां पर 6, यहां पर 12, 2 और 4 6। इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट सर्किट, मैं मिटा दूं बच्चों, इधर इस सर्किट को मिटा देते हैं। इसका नेक्स्ट सर्किट कैसा बनेगा बच्चों? शाबाश, नेक्स्ट सर्किट विल बी यहां पे 4 और 2 6, और यहां पे 12 और 6 18, यहां पर A और यहां पर C। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप जानते हैं कैसे आएगा बच्चा? यहां पे आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 6, समझ आ रहा है बच्चों? डिवाइड बाई 18 प्लस 6, 108 डिवाइडेड बाई 24 आंसर। बच्चा समझ आ गया? कोई डाउट? इसका नेक्स्ट लेवल हमने कर दिया। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल, एक और लेवल। मतलब इसी को अगर उसने कुछ और बोल दिया, अब यही सवाल आपने लिख दिया बच्चों। अगर कोई बोले इस तरीके का आप क्या करके देंगे बच्चों? आपको आप रेजिस्टेंस निकाल के दे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अब ये सर्किट किसी सेल के साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है बच्चों? सेल के साथ, या किसी बैटरी के साथ जुड़ा है, तो तब आप करंट निकालिए। ठीक है,
एक न्यूमेरिकल लिखिए बच्चों, लिखिए एक न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द टोटल करंट, calculate the total current through the Wheatstone network. Calculate the total current through the network given below. अभी तो बच्चों मैंने आपको बोला व्हीटस्टोन नेटवर्क, लेकिन अब आज के बाद तुम लोग खुद पहचानोगे कि नेटवर्क कौन सा व्हीटस्टोन है। तो मैंने क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट, 4 रेजिस्टेंस और अंदर से 5 भी हो सकते और 6 भी हो सकते। ओके, तो देखिए मैंने सपोज एक ऐसा डायग्राम आपको बना के दिया, ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज अभी नहीं बना। अब मैंने बोले अभी व्हीटस्टोन नेटवर्क बना रहा हूं और बैलेंस अगर मैं बोल दूं, सपोज यहां पे बोल दूं 1, यहां पे बोल दूं 3, यहां पे 3 बोलो बच्चों, यहां पे क्या आना चाहिए 9, इट शुड बी 9, क्योंकि 1/3 3/9 ये बराबर आना चाहिए। और यहां पे सपोज मैं बोल देता हूं 20 ओम। और अब बच्चा ये किसके साथ जुड़ा है, किसी सेल के साथ जुड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव। कितना रख दे बच्चों इस सेल का वोल्टेज, लेट इट बी 20 वोल्ट्स। कितना वोल्टेज रख दिया बच्चों हमने, इसका ईएमएफ कितना रख दिया 20। अब आप जानते हैं ऐसे जाएगा और करंट वापस आएगा। सबसे पहले आपने पहचान लिया, बहुत जल्दी पहचान लिया, ये कौन सा नेटवर्क है, इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट मींस 1/3, इधर चेक कर सकते हैं आप, 1/3 किसके बराबर आएगा बच्चा, इज इक्वल्स टू 3/9। ये दोबारा से सेम आया बच्चा, इसका मतलब ए बी सी और यहां पर डी, इसका मतलब बी और डी सेम पोटेंशियल वाले और ये वाले पाथ से कोई भी करंट नहीं। इसका नेक्स्ट डायग्राम कैसा हो जाएगा, शाबाश, नेक्स्ट डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ए से ऐसा कर सकते हैं बच्चों, 1 3 एंड 9 ohm, 3 ohm, 1 ohm, 3 ohm, and after that it is A, it is C, it is maybe 20, yes 20 volts. ओके, हमें क्या बोला गया बच्चों निकालने के लिए, करंट आई निकलेगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, बोलो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस ये कैसा दिखेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप कैसा हो जाएगा, 2 और 1 3 और 12 का क्या करना बच्चों हमें 3 + 1 = 4, मतलब 4 और 12 का कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो ये नेक्स्ट ऐसा दिखेगा, इट विल बी 4, इट विल बी 12 एंड इट इज A, इट इज C, अगेन 20, पॉजिटिव नेगेटिव 20 वोल्ट्स, I एंड I। 12 और 4 का हमें पैरेलल करना है कॉम्बिनेशन, तो यह आ जाएगा 12 × 4 / 12 + 4, इट इज ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा बच्चे इसका, ठीक है, 48 / 16, इट इज 3 ओम। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 3 ओम। ओके, व्हाट विल बी द करंट नाउ, देयरफॉर I = करंट किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ लगा के, EMF divided by resistance. What's the value of EMF here? 20 volts. 20 divided by 3. It becomes 6.666 so on. And what should be the unit of current? It's ampere. I think that's all for today. Dear students, आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ाई, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिएगा और अपनी नोटबुक मेंटेन करके रखिएगा, तब जाके आपको फायदा होगा। That's all for today. Have a nice day.